तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 60 दिन के ट्रिक कोर्स उत्तराखंड के तमाम एग्जामों के लिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण यह होने वाला है आज का लेक्चर। फिर से सवेरे आप लोगों को रोज हमेशा की तरह पॉलिटिकल लेक्चर मिल रहा है। एक या दो लेक्चर में पॉलिटिकल समाप्त हो जाएगा, फिर इतिहास, प्राचीन इतिहास एक दो लेक्चर में समाप्त होने वाला है। मजे से उसका आनंद लीजिए दोस्तों। ठीक, करंट अफेयर पहले कवर करा चुका हूँ, नोट्स आपका टेलीग्राम पे मिल रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज भारत में यवन राज्य, भारत में यवन राज्य आज का हेडिंग लिखिए आप, और आज का वही भी है, लेक्चर भी है, भारत में यवन राज्य। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं भारत में यवन राज्य। पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जाता है किस तरीके से कौन कौन आए। पहले हिंदू यूनानी, याद रखना है हिंदू यूनानी। इसके बाद जो याद रखना है आपको यहाँ पर, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको शक। क्या पढ़ाएंगे? शक। फिर हम आपको पढ़ाएंगे पल्लव, फिर हम पढ़ाएंगे आपको कुषाण। आपको ऐसे ही याद रखना है। अब हिंदू यूनानी कहां से आए? सबसे पहला ही गोल्डन पॉइंट, ये अफगानिस्तान के आसपास बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के हुए। ये लोग कहां के हुए? बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया के याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, और इस वंश के दो शासकों ने, मतलब बैक्टीरिया के वंश थे हिंदू यूनानी, इनकी दो शाखा भारत में। एक आपको जो याद रखना है, एक डेमिट्रियस वंश से याद रखना है, और एक यूक्रेटाइस वंश। ठीक है, तो डेमेट्रियस वंश, ठीक है, और एक यूक्रेटाइटिस या यूक्रेटाइटिस वंश। इन दो वंशों ने भारत पे क्या किया? आक्रमण किया। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी राजा डेमेट्रियस ही प्रथम था। कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, और उसने अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए पंजाब तक पहुंचे हो। तो याद रखना है कि इन्होंने साकल को या सियालकोट को, तो साकल को इसने अपनी क्या बनाई? साकल को राजधानी बनाई। किसको बनाई? साकल को राजधानी बनाई। इतना आप याद रखेंगे दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पर आगे आपको याद रखना है कि इन्होंने, यूनानियों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। यूनानियों ने क्या चलाए? पहली बार सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। और कैसे सिक्के चलाए इन्होंने? लिखित सोने के सिक्के। कैसे सिक्के? लिखित सोने के सिक्के चलाए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है शक। अब सीधे हम पढ़ाएंगे आपको शक। शक कहां से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो शक लिखेंगे आप दोस्तों, कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। पहला पॉइंट, हाँ, मध्य एशिया। ये बेसिकली पशु चारक थे। पशु चारक मतलब पशु चरागाह की खोज में भारत आए थे। पशु चारक थे, और चरागाह की खोज में भारत आए। चरागाह की खोज में भारत आए थे, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, शकों की कुल 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं? 5 शाखा थी दोस्तों, लेकिन 5 में से 2 ही शाखा भारत आई। कितनी शाखा? 2 शाखा भारत आई, इतना आप याद रखेंगे। कौन कौन से वह 2 शाखा हुई जो भारत आए थे? ठीक, एक शाखा का नाम है उत्तरी क्षत्रप, और जो दूसरी शाखा हुई है आप लोगों की इनकी पश्चिमी क्षत्रप। अब क्षत्रप क्यों बोला? क्योंकि शक जो भारत में थे, शक अपने आप को क्षत्रप राजा कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप राजा कहते थे, इतना आप याद रखेंगे। शक अपने आप को भारत में क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। उत्तरी क्षत्रप जहां बसे और पश्चिमी क्षत्रप जहां बसे। देखिए, उत्तरी क्षत्रप लोग तक्षशिला में बैठे। कहां बैठे? तक्षशिला और मथुरा में बैठे, इतना आपको याद होना चाहिए। कहां बैठे दोस्तों ये लोग? तक्षशिला एवं मथुरा।
तक्षशिला एवं मथुरा में बसे। और जो ये पश्चिमी छत्र ये बसे नासिक एवं उज्जैन में बसे। कहां बसे ये? नासिक एवं उज्जैन में बसे। अब देखिए यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ये लोग ऐसे बैठ रहे थे तभी यहां पर उज्जैन का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था आपका विक्रमादित्य। जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। विक्रमादित्य ने यहाँ के शक शासकों को पराजय किया। क्या किया? यहाँ के शक शासकों को पराजय किया और इन्होंने जैसे ही इनको हराया तब जाकर के एक संवत चलाया। और वो संवत चलाया इन्होंने 58 बीसी पूर्व, कहीं पर 57 बीसी भी पूर्व हो सकता है। 58 बीसी पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई। किस संवत की दोस्तों? विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक, और उसी टाइम पीरियड से विक्रमादित्य एक उपाधि बन गया। इसी समय से विक्रमादित्य उपाधि बन गया। और जो सबसे खतरनाक विक्रमादित्य हुए वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा गुप्त साम्राज्य में। तो विक्रमादित्य उपाधि लगाने वाले भारत में कुल 14 शासक हुए। कितने शासक? 14। इनकी संख्या कितनी हुई है? 14 हुई है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि शक वंश का एक बड़ा ही खतरनाक राजा हुए हैं जिनका नाम है आप लोगों का दोस्तों रुद्रदामन। कौन हुए हैं? रुद्रदामन प्रथम। तो यहां पर मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो शक राजा हुए हैं जिनका नाम था रुद्रदामन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। शक राजा रुद्रदामन प्रथम। कौन हुए हैं ये? रुद्रदामन प्रथम हुए हैं। और रुद्रदामन प्रथम का अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो इनका टाइम पीरियड 130 से 150 ई तक आसपास याद रखना है। इन्होंने संस्कृत में अपना एक अभिलेख स्थापित किया है। किसमें? संस्कृत में अपना एक अभिलेख। और जिस अभिलेख को आप जिस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ का अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, या गिरनार का अभिलेख जानते हैं दोस्तों। और यह अभिलेख आप लोगों का काठियावाड़ जिला, काठियावाड़ा जिला गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसी काठियावाड़ जिला या इसी जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में इन्होंने सूरदर्शन झील, कौन सा झील? सूरदर्शन झील का उल्लेख किया है, या सूरदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। पुनर्निर्माण किया था। इतना आप याद रखेंगे कि सूरदर्शन झील का पुनर्निर्माण शक शासक किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत अभिलेख है, प्रथम विश्वविख्यात संस्कृत अभिलेख है। इतना भी आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कुषाण। क्या पढ़ना है दोस्तों? कुषाण पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये कुषाण अब। ठीक, अगर आप कुषाण से पहले एक पॉइंट और पढ़ना चाहते हैं तो पहल्लव में है। पहल्लव में उतना कुछ खास तो नहीं है, फिर भी आपको जो पहल्लव में याद रखना है, ये ईरान से आए थे। कहां से आए थे? पहल्लव आपको याद रखना है, ईरान से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया, ईरान से आए थे। और इसका जो संस्थापक था वास्तविक मिथिडेटस था। तो याद रखना है संस्थापक वो उनका नाम है दोस्तों आप लोगों का मिथिडेटस, आपको ये याद रखना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा पहल्लव के गोंडो फर्नियस
इसी गोंडोफर्नियस में आपका एक ईसाई धर्म प्रचारक जिनका नाम था सेंट थॉमस, जिनका नाम क्या था, सेंट थॉमस, भारत आया था। सेंट थॉमस भारत कब आया था, तो गोंडोफर्नियस के समय पे आया था। दो ईसाई धर्म प्रचार के लिए आया था। जो किसके लिए आया था, ईसाई धर्म प्रचार के लिए आया था। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कुषाण। कुषाण कहां से आए, कुषाण चीन से आए। कहां से आए दोस्तों, चीन से आए थे। पश्चिमी चीन से आए थे, बोले तो मध्य एशिया से। तो आप क्या याद रखेंगे, कुषाण डालिए टॉप हेडिंग, महत्वपूर्ण हुए है, याद रखिएगा। कुषाण कहां से आए थे, सबसे पहला ही पॉइंट याद रखना है, मध्य एशिया के पश्चिमी चीन से आए थे ये। ठीक, और कुषाण वंश का जो संस्थापक है, और ये यूची जाति के थे, यूची वंश। ठीक है, और कुषाण वंश के जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक, यहां पर याद रखेंगे आप, संस्थापक हुए हैं। और अगर पूछा जाएगा कि वास्तविक कौन, तो वास्तविक संस्थापक बिम कटफिसेस। कौन, बिम कड फिशेस, याद रखने हैं। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुए हैं, बिम कटफिसेस। ठीक, और इसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो कुषाण पर याद रखने हैं, कुषाण वंश का जो एक खतरनाक राजा हुए, कुषाण वंश का प्रतापी राजा, उनका नाम हुआ है कनिष्क। उनका नाम क्या है, कनिष्क। ये 78 ई में क्या बैठे थे, राजा मतलब गद्दी पर बैठे कनिष्क। कनिष्क जैसे ही राजपाट में बैठे, इन्होंने एक संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत। जिसका नाम क्या था दोस्तों, शक संवत चलाया। और शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। तो शक संवत की शुरुआत किसने की, शक संवत की शुरुआत किसने की, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईसा में किया था। तो जो भारत सरकार क्या करती है, गजट में प्रयोग करती है, भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब भी आप संवत देखते होंगे तो शक संवत प्रयोग, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। कनिष्क पर जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मैंने कभी ना कभी ये पढ़ाया था, बौद्ध धर्म। क्या पढ़ाया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति पढ़ाया था आपको 102 ई में। ठीक है दोस्तों, 102 एसी में आपको मैंने ये पढ़ाया होगा। ठीक, और इसी कनिष्क के समय पे चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखेंगे, यहाँ पर उल्टा ऊपर नीचे लिख दे रहा हूं मैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो याद रखेंगे आप, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय पे हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के समय पे। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। इतना आप याद रखेंगे, कहाँ हुई थी, कुंडल वन कश्मीर। अध्यक्षता की थी वसु वसु ने, शायद अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। ठीक है, वसु ने किया था। इतना आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद जो कनिष्क पर आपको याद रखना है, कनिष्क एक बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था। तो इसने कई सारे विद्वानों को अपने राजपाट में आश्रय दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिखते हैं अब हम कनिष्क के विद्वान। किसके विद्वान, कनिष्क के विद्वान। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा, कनिष्क के विद्वान। कनिष्क के विद्वान। देखते हैं कनिष्क ने अपने दरबार में कौन कौन से विद्वानों को क्या किया था, आश्रय दिया था। ठीक है दोस्तों, हो सकता है थोड़ा कम दिखे, अब इनको खत्म हो गया तो अब मैं लेक्चर ही समाप्त करता हूं। कनिष्क के विद्वान, तो सबसे पहले आपको याद रखना है चरक। किसको याद रखना है, चरक। फिर अश्वघोष को याद रखना है। किसको याद रखना है, अश्वघोष। फिर आपको याद रखना है वसुमित्र। किसको याद रखना है, वसुमित्र को। फिर आपने याद रखना है नागराजुन को। किसको याद रखना है,
नागराजन को। क्लियर है दोस्तों। चरक आप कई बार जानते भी होंगे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक ने क्या लिखी है, पुस्तक का नाम सबके नीचे मैं पुस्तक लिखाऊंगा एक एक। चरक ने क्या लिखी है, चरक संहिता नामक किताब लिखी है, जो चिकित्सक शास्त्र पर आधारित है, जो चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। अश्वघोष ने एक किताब लिखी है जिसका नाम आपको याद रखना है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। और आपको याद रखना है कि ये राजकवि हुए हैं, इनके राजकवि हुए हैं। ठीक है। तो अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित लिखा है। और वसुमित्र ने विभागा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। और इसके बाद नागराजन ने माध्यमिका सूत्र लिखा है, माध्यमिक सूत्र लिखा है। और जिसे शून्यवाद का जनक भी माना जाता है, शून्यवाद का जनक। ठीक है दोस्तों। इनको ही भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। जो इसके बाद इस पर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत इसी में दिया है इन्होंने, याद रखिए। सापेक्षता का सिद्धांत इसी में दिया है, याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये था कनिष्क तक का। और एक लास्ट पॉइंट बढ़ जाता है आप लोगों का इसमें कि कनिष्क के समय पे ही अगर आप देखोगे तो रेशम मार्ग का क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण या रेशम मार्ग की खोज करने वाले कौन थे, तो वो थे आप लोगों का दोस्तों कुषाण वंश ने ही, आप कह सकते हो कुषाणों ने ही रेशम मार्ग की खोज की थी। तो रेशम मार्ग की खोज किन्होंने की थी दोस्तों, तो कुषाणों ने की थी, कुषाणों ने। ठीक है। और भारत में ये रेशम भी लाए थे चाइना से। ठीक है। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में भले ही हुआ था। तो याद रखेंगे रेशम, यहां पे मैं लिख देता हूं, रेशम बनाने का, यहां रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन में कहा हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और रेशम मार्ग की खोज कुषाणों ने की थी। ठीक। और अगर पूछा जाएगा कि लगभग कोई कहीं पर 102 103 में आपका कुषाण राजा जो कनिष्क है उसकी मृत्यु बताई जाती है। ठीक। गांधार शैली एवं मथुरा कला शैली का विकास इसी टाइम पर हुआ था। तो गांधार कला शैली एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ, कला शैली का विकास हुआ, इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको दोस्तों गुप्त साम्राज्य पढ़ाया जाएगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। गुप्त साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। और इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। प्राचीन में मध्यकालीन एक वीडियो पहले दे चुका हूं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। ठीक है। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।